हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो हमारा चल रहा था बेटा, कौन सा लेक्चर चल रहा था? हमारा लेक्चर नंबर आज 3 है। हम विज्ञान में बायोलॉजी में आ गए हैं। केमिस्ट्री हमारी ख़त्म हो गई है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में हमने 2 वीडियो आपको दिए थे। हमने पहले पोषण डिस्कस किया था, फिर दूसरे अगले दिन क्या क्या डिस्कस किया था, प्रकाश संश्लेषण डिस्कस किया था, अमीबा में पोषण देखा था, पैरामीशियम में पोषण देखा था। ये सब हमने अभी तक पढ़ लिया है। इसके आगे हमारा आ जाता है मनुष्य में पोषण। ये इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। मनुष्य का पोषण आ जाता है सीधा सीधा क्वेश्चन, या फिर मनुष्य का पाचन अलग से पूछ लेता है। ठीक, इनमें ये भी पूछा करता है, एक एक दो दो नंबर में ये आया करता है। अवशोषण क्या होता है, स्वांगीकरण क्या होता है, ये भी आया करता है। ठीक है, तो आप ध्यान लगा के आज समझेंगे। आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट लग रही है बल्ब की, इसलिए हमने यहाँ पर गोला किया है। इसको हम मिटा के अंतर्ग्रहण बाद में लिख देते हैं। ये भोजन का अंतर्ग्रहण हेडिंग है। तो मनुष्य में पोषण, मनुष्य में भोजन के 5 चरण होते हैं। अन्य जंतुओं के भांति मनुष्य में भोजन के 5 चरण होते हैं। मनुष्य में पोषण के 5 चरण होते हैं। 5 चरण होते हैं। ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। 5 चरण के नाम नोट डाउन करने हैं। पहला कौन सा होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण। दूसरा होता है पाचन। एक एक करके हम पढ़ेंगे अभी। भोजन का पाचन होता है, फिर क्या होता है? पाचन के बाद अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होगा, स्वांगीकरण के बाद जो अपचा भोजन होगा, अपशिष्ट भोजन, उसे हम बहिक्षेपण कर देंगे, या मल विसर्जन भी इसे बोल देते हैं। क्या? मल विसर्जन। मल विसर्जन मतलब मल पर त्याग कह लो, मल का त्यागना कह लो, जो भी कहो आप अपनी लैंग्वेज में, सब ठीक है। ठीक है, तो मनुष्य के पोषण में इतना होता है। तो हम पहली हेडिंग लगा देंगे भोजन का अंतर्ग्रहण। क्या लगा देंगे? भोजन का अंतर्ग्रहण। इसे पढ़ लेते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण क्या होता है? देखो, अन्य जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण भक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? भक्षण। भक्षण, ठीक है, क्योंकि वो सब अन्य जंतु भोजन का क्या करते हैं? भक्षण, शिकार करते हैं। जैसे सर्वाहारी, मांसाहारी जो भी होते हैं, वो सब भोजन का क्या करते हैं? शिकार करते हैं। भोजन के शिकार करना ही अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण को ही क्या कहते हैं? उनमें भक्षण कहते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आपको ये चीज़ पता होगी या नहीं पता, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो भोजन का अंतर्ग्रहण हेडिंग डाल लो, लिख लेंगे इसमें मनुष्य द्वारा भोजन ग्रहण करना। मनुष्य द्वारा भोजन ग्रहण करना ही भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। मनुष्य द्वारा, ठीक है, भोजन ग्रहण करना भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। इसमें मनुष्य द्वारा भोजन ग्रहण कैसे? हाथों से अपने मुंह तक पहुंचाना ही सब, ये सब क्या है? ये सब क्या है बेटा? भोजन का अंतर्ग्रहण है। ठीक है, समझ गए? इतना ही लिख देंगे, आप इतना छोड़ देंगे। अगली हेडिंग क्या आ जाती है? डाइजेशन, पाचन। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लेंगे पाचन। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले, यहाँ पर शॉर्टकट में देख लेते हैं, क्योंकि जब कभी आपको मनुष्य का पोषण लिखने के लिए आए पेपर में, मनुष्य के पोषण में इतने चरण लिखने हैं, तो यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं लिखना है। ये जितना बहुत डिटेल होता है, इसका डिटेल में लिखाएंगे, क्योंकि ये अलग में लांग में पूछ लिया जाता है। ये अलग लांग में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अलग से भी। इसको अभी शॉर्टकट में लिख लो आप कि मनुष्य में पोषण क्वेश्चन आएगा तो 5 हेडिंग को में लिखेंगे, तो इसको कितना लिखेंगे वो चीज़ आप अभी नोट कर लो। पहले तो ये जानो बेटा, पाचन होता क्या है। तो खाद्य पदार्थों का जटिल पदार्थों से, जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे जटिल के रूप में होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में होते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों का जटिल कार्बनिक पदार्थों से, किसमें? जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल, किसमें? सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटना ही भोजन का पाचन कहलाता है। ठीक है, आप ये चीज़ देखे होंगे, आपने ये चीज़ देखी होगी बेटा,
देखो, जैसे कि आपने देखा होगा रोटी का, जैसे आप निवाला लेते हैं, भोजन का कोई निवाला लेते हैं इतना बड़ा, या फिर रोटी का टुकड़ा ही लेते हैं, आपने रोटी का टुकड़ा इतना बड़ा लिया, आपने उसे अपने दांतों से काटा, खुतर खुतर के, मान लो इसके टुकड़े कर दिए, इतने छोटे छोटे बनाते हैं ना, इतने टुकड़े कर दिए आपने, 2 टुकड़े कर दिए। अब इन्हें और टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, इतने टुकड़े हो गए। अब इन्हें और टुकड़ों में बांट दिया, इतने हो गए। अब इन्हें और टुकड़ों में बांट दिया, इतने हो गए। आप निकल जाते हैं। अब आगे जाके ये और पिसेगा, ये आगे जाके और पिसेगा और पिसेगा और बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में पिसेगा, ठीक है, बहुत छोटे छोटे। समझ गए बेटा? तो ये क्या हो रहा है, ये भोजन का पाचन ही हो रहा है। और यहाँ पे ये तो जनरल वे से हम मोटे तौर पे बता रहे हैं। और इतना पिस जाता है, इतना पिस जाता है, आपको पता ही होगा कि जब निकलता है तो कितना पिसा हुआ निकलता है ना, बहुत एकदम पता ही नहीं चलता कि जो खाया तो वही है कि कुछ दूसरा है है ना? अच्छा मजाक कर लेते हो सर, मजाक नहीं हकीकत है। जो क्या मल देख के, जो आप निकालते हैं मल देख के बताया जा सकता है इस आदमी ने क्या खाया था। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं कुछ चीज़ें होती हैं जो झलका करता है, मल में झलका करता है कि हाँ इसने ये खाया था, लेकिन कोई देखने जाता नहीं फिलहाल। लेकिन हम ये बता रहे हैं, मल देख के ये नहीं बताया जा सकता कि हमेशा कि इसने ये खाया था, इसने आज ये खाया था, आज ये खाया था, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। अब यहाँ के ये तो सामान्य सी बात हो रही है कि खुतरा जा रहा है तो लुगदी के समान भोजन बनता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पदार्थ होते हैं, इनमें जो कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो सरल कार्बोहाइड्रेट में टूटते हैं, ठीक है। ये अंदर की बात, इसे हम भोजन के अभी पाचन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पाचन आपने लिख लिया, ठीक है, इतना पाचन की परिभाषा आपने लिख ली होगी, आशा करते हैं। थोड़ा सा और लिख लो बेटा, इसमें थोड़ा सा और लिख लो, लिखो। लिखो, पाचक रसों कामा एंजाइमों एवं जल की जल अपघटन क्रिया द्वारा क्रिया द्वारा क्रमशः शर्कराओं में मोनोसैकेराइड हो, चाहे वो वाले डाइसैकेराइड हो, है ना, शर्कराओं कामा एमिनो अम्लों तथा वसा अम्लों के छोटे छोटे सरल, बात आ गई ना सरल वाली, सरल विसरणशील जिनका विसरण हो सके, जो, ठीक है, जिनका विसरण हो सके, जो भग सके, ठीक है, विसरणशील अणुओं में बदल दिया जाता है ताकि उनका अवशोषण सरलता से, शोषण कह सकते हैं हम, ताकि उनका शोषण सरलता से हो सके, ठीक है। ये होता है पाचन में। अब अवशोषण आ जाएगी हेडिंग। अब पाचन होने के बाद अवशोषण पाचन में होता है। किस अंग में क्या पाचन होता है, मुख में क्या पचता है, अमाशय में क्या पचता है, ये आगे अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी इतना ही आप लिखेंगे। अगर मनुष्य में पोषण आ जाए, पोषण के सभी चरण लिखने हो तो पहले चरण में जितना लिखा है उतना, दूसरे चरण में जितना लिखा है उतना, अगले आगे जो लिखाएंगे वो उतना लिखना है, ठीक है बेटा जी। चलो, अब हेडिंग डाल लिया अवशोषण। जो अब हमारा पाचन हो गया है, भोजन का पाचन हो गया है। अब जो पचा हुआ भोजन है वो पचित भोजन कहलाएगा, ठीक है, या पचा हुआ भोजन कह देंगे सीधा। बात समझ में आ रही? जो हमारा अमाशय में भोजन का पाचन होने के बाद जो लुगदी के समान भोजन होता है उसे बेटा काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम।
जब भोजन कायम के रूप में बदल जाता तभी उसका अवशोषण होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जब भोजन कायम के रूप में बदल जाता है तभी उसका अवशोषण हो पाता है। तो लिखो, पचे हुए भोजन का आंत में उपस्थित विलाई, इनके बारे में भी पढ़ेंगे आगे, टेंशन न लो, ठीक है। विलाई जो भी बोलो सब सही है, ये लिखा होता है विलाई। ये उंगलियों के समान संरचनाएं होती हैं, आंत में लिखी रहती है, छोटी आंत में, ठीक है, बड़ी आंत में, ठीक है। विलाई की सहायता द्वारा पोषक तत्वों का, अब जो यहाँ पे पचे हुए भोजन होंगे पोषक तत्व ही तो बचेंगे, पोषक तत्वों का रुधिर में पहुँचना अवशोषण कहलाता है। रुधिर में पहुँचना अवशोषण कहलाता है। तो पचित भोजन का विलाई की सहायता द्वारा, पचित भोजन से भी लिख सकते हैं आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पचित भोजन से विलाई की सहायता द्वारा पोषक तत्वों का रुधिर में पहुँचना ही भोजन का अवशोषण कहलाता है। अगला आ जाता है बेटा हमारा स्वांगीकरण। विलाई के बारे में अभी पढ़ लें, पॉइंट बना लो, अच्छा पॉइंट बना लो, लिखो छोटी आंत में उंगली के समान, ठीक है, उंगली के समान प्रवर्ध कह लें या फिर संरचनाएं पाई जाती हैं। उंगली के समान संरचनाएं निकली होती हैं, ऐसे लिख लें, उंगली के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें विलाई कहते हैं, ठीक है, जिन्हें विलाई कहते हैं, ठीक। चलो छोड़ो, ये अवशोषण का ही काम करते हैं, भोजन का अवशोषण करने में सहायता करते हैं। अब हेडिंग डाल लो, अब बेटा क्या डालोगे, हमने क्या बताया था, स्वांगीकरण। अगली चौथी है ना हमारी स्वांगीकरण। अब अवशोषण के बाद क्या होगा भोजन का, स्वांगीकरण। तो क्या होता है, अभी हमारा अवशोषण में रुधिर तक भोजन पहुंच चुका है। जो हमारे पोषक तत्व थे कहाँ तक पहुंच गए हैं, ये पहुंच गए हैं रुधिर में, और इनका रुधिर में पहुंचना ही अवशोषण था। ये क्रिया क्या कहलाई, अवशोषण। अब रुधिर से पोषक तत्वों का कोशिका द्रव्य, किसमें, कोशिका द्रव्य, रुधिर से पोषक तत्वों का कोशिका द्रव्य में पहुंचना, कोशिका द्रव्य में पहुंचकर विलीन हो जाना, कोशिका होगा बेटा यहाँ पे, कोशिका द्रव्य में पहुंचकर विलीन हो जाना स्वांगीकरण कहलाता है। समझ गए, स्वांगीकरण कहलाता है। तो रुधिर से हमारी प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक कोशिका द्रव्य में पोषक तत्वों का पहुंचना स्वांगीकरण कहलाता है। समझ गए। अब वहाँ पे फिर क्या होगा, पोषक तत्वों के या फिर ग्लूकोज के रूप में पहुँचता है, उसका क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण से हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ठीक, ऊर्जा कहाँ इकट्ठा होगी, माइक्रोकांडिया में इकट्ठा होगी। ऊर्जा हमारे दैनिक दिनचर्या में काम करने में, हमारी सेल के विभाजन में या फिर हमारे बोलने में, सभी कार्य करने में सहायक होगी। उसका उपयोग हम करते रहेंगे। ठीक, इसीलिए हमें श्वसन भोजन के पाचन के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। इसीलिए श्वसन क्रिया लगातार क्या होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। समझ गए। अब आएगा मल त्याग, वही 6 पर 5वीं हेडिंग डाल लो, मल विसर्जन, मल त्याग, मल परित्याग, जो भी कहो, विसर्जन। तो अपचित भोजन कौन सा, जो पचा नहीं है ना, वो पचा होता तो निकलता थोड़ी ना। अपचित भोजन का मल के रूप में गुदा
गुदा, गुदा द्वार, गुदा द्वार, द्वारा बाहर निकालना क्या कहलाता है? जिसके द्वारा हम, जिस द्वार द्वारा, जिस छेद द्वारा हम क्या करते हैं, ये छेद है जैसे मान लो, जिस छेद द्वारा हम निकाल देते हैं, ठीक है, यही क्या कहलाता? गुदा द्वार, यही है गुदा द्वार। ठीक है बेटा, गुदा द्वार द्वारा अपचित भोजन का गुदा द्वार द्वारा मल के रूप में बाहर निकालना, ये क्या है? मल। मल के रूप में बाहर निकालना मल विसर्जन या बहिक्षेपण कहलाता है। हो गया, तो हमारा मनुष्य में पोषण हो गया खत्म। अब हम बेटा पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन। मनुष्य में पाचन, थोड़ा फिगर बनाना है, मैं फिगर बना लूँ। मनुष्य में पाचन, ठीक है। डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, डाइजेशन इन ह्यूमन, ओ सॉरी, डाइजेशन इन ह्यूमन। आहार नाल का चित्र बनाना पड़ेगा, मैं बना के फिर इसको समझाता हूँ, बताता हूँ, लिखाता हूँ। चलो दोस्तों, अब हम इसके आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको फिगर लिख रहा है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो हम बता दें, यहाँ पे ग्रहणे लिखा है। क्या लिखा है बेटा? ग्रहणे लिखा है। ग्रहणे को डिओडिनम भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये छोटी आंत का भाग होता है। सब बाकी फिगर आप देख लीजिए। ये पूरी आहार नाल, मानव की आहार नाल है। मानव का पाचन तंत्र लिख सकते हैं, मानव का पाचन तंत्र। ये फिगर आपको बनाना रहेगा और सब कुछ लिखना रहेगा, ठीक है बेटा। ठीक है, ये देखो, यहाँ से ये आहार नाल पूरी है। आहार नाल की लंबाई हमारी 8 से बेटा 10 मीटर होती है। मीटर याद रखना, सेंटीमीटर बच्चे बताने लगते हैं। मीटर होती है, सिमटी रहती है। इसमें जब खींचा जाता है, लंबी करके देखा जाता है तो क्या होता है? बहुत बड़ी होती है। 10 मीटर काफ़ी होता है, ठीक। इतनी सिमटी सी हमारी अंदर पड़ी रहती है आहार नाल। जब देखा होगा आपने कुत्तों वगैरह को देखा होगा, जब मर जाते हैं तो क्या देखा होगा उनमें? उनकी जो लंबा लंबा निकलता है वो क्या होती है? रस्से जैसे आहार नाल ही होती है उनकी, ठीक है, लंबी सी होती है। तो मुख है, मुख से पाचन शुरू होता है हमारा। इसमें मुख में लार ग्रंथियाँ होती हैं जो लार का श्रावण करती है। लार में एंजाइम होते हैं जो भोजन पचाने में सहायक होते हैं। लार का और भी काम है, लुगदी बनाने का काम करता है। फिर ये बस मुख गुहा के जस्ट नीचे से ग्रसनी शुरू होती है। ग्रसनी के नीचे से ग्राफ नली शुरू होती है। और ये हमारा डायाफ्राम होता है जो हमारे फेफड़ों को और नीचे जो हमारे उदर के सिस्टम को अलग करता है। ये हमारा क्या होता है? डायाफ्राम होता है। ये लीवर लगा होता है जस्ट इसी के इस साइड में अमाशय लगा होता है जो एक जे आकार की संरचना होती है। देखो, जे आकार की संरचना है ना, जे आकार की संरचना है, ठीक है बेटा जी, समझ गए। आगे क्या है? जस्ट अमाशय के नीचे अग्नाशय होता है। अग्नाशय के नीचे छोटी आंत, बड़ी आंत है। जो बड़ी आंत होती है वो छोटी होती है, जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है। जो बेटा यहाँ पे सिमटी हुई है, जो यहाँ पे भरी, आप फिगर देखेंगे, मैंने बनाने की कोशिश की है, हो सकता हो उतना सही ना आया हो, पर आप बुक खोल के देखेंगे फिगर, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा आपको ये फिगर। तो यहाँ पे बहुत सारी सिमटी हुई ऐसे इकट्ठी लिपटी हुई पड़ी होती है आहार नाल, ठीक है। जो यहाँ पे पड़ी होती है उसे बोलते हैं बेटा छोटी आंत। जो बाहर होती है उसे बोलते हैं, ये वाली जो बाहर पड़ी होती है इसे बोलते हैं बड़ी आंत। समझ आ गई बात? तो अब हमें देखना है इसके बारे में, कहाँ से कहाँ भोजन जाएगा। तो हेडिंग डालेंगे आप, मनुष्य में पाचन, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसमें लिखेंगे मनुष्य के आहार नाल की लंबाई, ये पहले ये वर्ड लिख लो, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। मनुष्य के पाचन में निम्न चरण आते हैं। मनुष्य के पाचन में निम्न चरण आते हैं। पहला हेडिंग डालेंगे आप, मुख एवं
मुख गुहा, ठीक है। माउथ एंड माउथ बकल कैविटी बोलते हैं ना मुख गुहा को। जो अंदर ये जो खाली स्थान है अंदर मुंह के अंदर, यही क्या है, मुख गुहा है, ठीक है। तो लिखेंगे मनुष्य में भोजन का पाचन, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। आगे लिख लेना, मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखो हमने लार ग्रंथियां लिखा है, लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी होती है, ये चीज़ याद रखना, लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती है, ना पता होती है पॉइंट बना लेना। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती है मनुष्य में, ठीक है। ये सिलेबस में है नहीं तो हम पढ़ते। मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, जिनसे निकलने वाले लार, जिनसे निकलने वाले लार भोजन को निगलने में सहायक होती है। जिनसे निकलने वाली लार भोजन को निकलने में क्या होती है, लार को सेलाइवा बोलते हैं इंग्लिश में, सेलाइवा, सेलाइवा। भोजन को निगलने में क्या होती है, ये सहायक होती है। क्या होती है इसके, ये अम्लीय होती है, ठीक है, समझ गए। लार को निकलने में सहायक होती है। आगे लो, लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में टायलिन, टायलिन लिख लोगे ना, टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को, भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट के आगे लिख लेना बेटा स्टार्च, स्टार्च लिख लेना। अच्छा लिख लोगे। स्टार्च को शर्करा में बदलता है। स्टार्च को किस में बदलता है, स्टार्च, ये चीज़ ऐसे लिख लेना, तीर बना देना, यहाँ लिख लेना टायलिन किस में बदल देगा, ये शर्करा में। ये चीज़ लिखा मिल जाएगी, एग्जामिनर ऐसे ही समझ जाएगा, तुमको आता था। तो स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट है, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ये सरल कार्बोहाइड्रेट है। टायलिन एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाता है, शर्करा में। अब हेडिंग डाल लो आप। अब इसके बाद कहाँ जाएगा, ग्रसनी में जाएगा, ग्रास नली में जाएगा, इसके बाद अमाशय में पहुँच जाएगा, ठीक है बेटा। कहाँ पहुँच जाएगा, अमाशय में। दूसरी हेडिंग क्या डालोगे, दूसरी हेडिंग क्या डालोगे बेटा, ग्रसिका डालोगे। ग्रसनी या ग्रसिका या ग्रास नली जो भी डालो, ऑसोफेगस, ग्रास नली ही डालो, ठीक है। लिखो बेटा। निगल द्वार द्वारा, निगल द्वार क्या होता है, जहाँ से भोजन को निगलते हैं, जहाँ पे हमारा टेटुआ होता है, ये यहाँ पे जो मुख होता है, यहाँ पे श्वास नली भी होती है बेटा, और हमारा ग्रास नली का भी, ग्रसनी का भी छेद होता है, और यहीं से जब हम निगलते हैं तो वो छेद बंद हो जाता है, ठीक है। जो हमारा ये होता है ये ऊपर चला जाता है, ये वाला ये ऊपर चला जाता है, तो उस छेद को बंद कर देता है, ग्रसनी वाला खुल जाता है, तो भोजन हमारा ग्रसनी में ही चला जाता है। उसी द्वार को क्या बोलते हैं, निगल द्वार। तो निगल द्वार द्वारा, निगल द्वार द्वारा भोजन ग्रसनी तथा ग्रास नली में, ग्रसनी तथा ग्रास नली में आता है। यहाँ भोजन का कोई पाचन नहीं होता, यहाँ भोजन का कोई पाचन नहीं होता। इसके द्वारा भोजन आमाशय में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, आमाशय। अब हेडिंग डाल लो, आमाशय, आमाशय या आमाशय में पाचन लिख लो। क्या लिख लो बेटा, आमाशय में, आमाशय में पाचन लिख लोगे हेडिंग। आमाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टमक। क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमक, स्टोमक, ठीक। डाइजेशन इन स्टमक हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भोजन बेटा 3 से 4 घंटे करीब रहता है। यहाँ पे भोजन क्या होता है, यहाँ पे अग्नाशयी जो दीवारें होती हैं उनसे जठर रस निकलता है। कौन सा रस, जठर रस, ठीक है। और यहीं से जठर रस में होता है HCl। क्या होता है, HCl। और प्लस क्या होते हैं, एंजाइम। क्या होते हैं, एंजाइम। HCl तो क्या करता है, HCl भोजन को सड़ने से बचाता है या भोजन को अम्लता प्रदान करता है। ये एक तरह का अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में होता है, जठर रस में। जठर रस कहाँ बनता है बेटा, जठर रस हमारा बनता है आमाशय में, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात। और जठर रस, जठर ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है बेटा। आमाशय में क्या, एक गैस्ट्रिन नामक हार्मोन भी निकलता है, ठीक है, जो वही जठर ग्रंथियों को सक्रिय करता है। और जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस में HCl और एंजाइम होते हैं। एंजाइम कौन से होते हैं बेटा, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है। कौन सा होता है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन होता है और क्या होता है, रेनिन। सबके बारे में जानेंगे। HCl भोजन को अम्लीय, ऐसे ही लिखते जाओ ना आप, अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। ये क्या करता है और ये क्या करता है, दोनों अलग अलग क्रिया कर, अलग अलग पाचन करते हैं, ठीक है बेटा। दोनों क्या करते हैं, अलग अलग पाचन। पेप्सिन की उपस्थिति में प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। पहले तो आप ये लिखो, आमाशय में लिखो आप, आमाशय में जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस निकलता है। जठर रस में HCl तथा एंजाइम पेप्सिन व रेनिन होते हैं। एंजाइम पेप्सिन व रेनिन होते हैं। HCl भोजन को अम्लता प्रदान करता है तथा इसे सड़ने से बचाता है। HCl भोजन को अम्लता प्रदान करता है तथा इसे सड़ने से बचाता है। तथा आगे लिखो, नई लाइन से लिखो, पेप्सिन प्रोटीन जो होगी हमारी, प्रोटीन को पेप्सिन प्रोटीन किस में बदल जाता है, पेंटोस में बदल देता है। प्रोटीन किस में बदलता है बेटा, पेंटोस में या पेप्टाइड्स में बदलता है, ठीक है। पेप्टाइड्स में पाचन करता है या बदलता है, जो लिखो। फिर ये वो पॉइंट लिखने के बाद ये लिख देना, ठीक है, लिख दोगे। समझ आ गई बात बेटा जी। पेप्सिन को पेप्सिनोजन भी बोलते हैं, अच्छा दो, ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, रेनिन क्या करता है बेटा, रेनिन दूध को फाड़कर दूध में कौन सी प्रोटीन होती, कैसीन। कौन सी, दूध को फाड़कर कैसीन नामक प्रोटीन को अलग करता है। कौन सी प्रोटीन होती है दूध में, ये भी पूछा जाता है, कैसीन नामक प्रोटीन होती है, ठीक है। दूध को फाड़कर कैसीन नामक प्रोटीन को अलग करता है, ठीक है। आगे लिख लेंगे, आमाशय में भोजन 3 से 5, कुछ बुक में दिया रहता है, नहीं तो 3 से 4 ज़्यादातर दिया रहता है, 3 से 4 घंटे तक रहता है। अब आगे भोजन कहाँ जाएगा, आगे आमाशय से भोजन जाता है ग्रहणी में। ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लो, छोटी आंत में पाचन। आप हेडिंग डाल लो, छोटी आंत में पाचन डाल लो हेडिंग, ठीक। छोटी आंत में कौन कौन से भाग हैं, छोटी आंत में ग्रहणी है, क्षुद्रांत है, बृहदांत है, ग्रहणी है। ग्रहणी में जाएगा पहले भोजन, ग्रहणी में पाचन होगा। लिखो आप बेटा, आप लिखो, छोटी आंत में छोटी आंत में ग्रहणी, क्षुद्रांत तथा बृहदांत,
नमक का होते हैं, पाए जाते हैं ना। क्षुद्र ग्रहणी, क्षुद्रांत तथा बृहदांत पाए जाते हैं या होते हैं, या इनके ग्रहणी में इतने भाग होते हैं। ग्रहणी में 3 भाग होते हैं। कौन से ग्रहणी? वो छोटी हाथ में 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, क्षुद्रांत, बृहदांत। आगे लिखो, हेडिंग डालो अब ग्रहणी। क्या डालोगे हेडिंग? आप ग्रहणी में ही पॉइंट बना के लिख लोगे इसमें। ग्रहणी, डिओडिनम भी इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रहणी। इसमें लिखोगे आप। लिखो बेटा, जो यहाँ पे लीवर होता है ना, लीवर से बेटा आती है एक नली जो ग्रहणी में जाके खुलती है। लीवर, यकृत, लीवर को बोलते हैं ना यकृत, यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, लीवर। इसे जिगर भी बोलते हैं, ठीक है, उर्दू में, ठीक है। लीवर यकृत वही होता है। इसमें होता है पित्ताशय, पित्ताशय में इकट्ठा होता है पित्त, ठीक है, ठीक है। अब यहीं पे आप लिख लो ये बात, ग्रहणी के अंदर लिखो, ग्रहणी के अंदर लिखो, यकृत की कोशिकाओं द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है, जो पित्ताशय में इकट्ठा होता है, जो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पित्ताशय से पित्त नली द्वारा, पित्ताशय से पित्त नली द्वारा, पित्ताशय से पित्त नली द्वारा पित्त रस ग्रहणी में आता है। पित्ताशय से पित्त नली द्वारा पित्त रस ग्रहणी में आता है, जो भोजन में उपस्थित वसा का, जो भोजन में उपस्थित वसा का इमल्सीकरण करता है, जो भोजन में उपस्थित वसा का इमल्सीकरण करता है। समझ गया? पित्त रस क्या करता है? इमल्सीकरण करता है, कुल मिला के वसा का पाचन करता है, ठीक है, ठीक है, समझ गए? चलो ठीक। अगला क्या होता है? यहीं पे क्या बेटा? अग्नाशय होता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशयी रस में भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, और ये अग्नाशयी रस ये भी ग्रहणी में ही आता है। ये भी कहाँ होता है? ग्रहणी में ही आता है, ठीक है बेटा। तो आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, आगे लिखो बेटा। इसमें दूसरा पॉइंट बना दो अब यहाँ से। लिखो, एक चीज याद रखना, पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्तरस खुद, पित्तरस वसा का क्या करता है? इमल्सीकरण करता है, ठीक है। आगे लिखो दूसरा पॉइंट, अग्नाशय से, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशयी रस निकलता है, जो ग्रहणी में आकर भोजन से मिल जाता है, भोजन से मिल जाता है। अब आगे लिखो इसमें, अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन लिख लोगे, ट्रिप्सिन, 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 अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, लाइपेज तथा एमाइलॉप्सिन, लाइपेज लिखा आपने, लाइपेज, ठीक, माई क्या बोला मैंने? एमाइलॉप्सिन, लॉप्सिन, लॉप्सिन नामक एंजाइम होते हैं, नामक एंजाइम होते हैं, नामक एंजाइम होते हैं। अब ये किसका पाचन करते हैं? नामक एंजाइम होते हैं जो क्रमशः प्रोटीन किसके लिए? ये प्रोटीन के लिए होगा। क्रमशः मतलब क्रम से, पहले क्रम में ये है, दूसरे क्रम में ये, तीसरे क्रम में। प्रोटीन को पेंटोस वसा को
वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, वसा को वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा कार्बोहाइड्रेट को कौन बदलेगा? ये वसा के लिए, ठीक। कार्बोहाइड्रेट कौन बदलेगा? ये वाला कार्बोहाइड्रेट के लिए। कार्बोहाइड्रेट को माल्टोस, क्या ऐसे लिखेंगे? माल्टोस, आधा ला है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट को माल्टोस में बदलता है, अन्य शर्करा में बदलता है, ऐसा नहीं है। तो आप इसको चाहे इसको भी लिए इस तरह रिएक्शन करके लिख लीजिए, इसके लिए आप लिख सकते हैं ऐसे। कैसे लिख सकते हैं बताएं हम? प्रोटीन लिख देंगे, समझने में आसानी होगी, एरो लगा देंगे, ऊपर लेंगे ट्रिप्सिन। देखो ऊपर वहाँ भी हो रहा था, पेप्सिन नामक एंजाइम जो था वो हमारे प्रोटीन का पाचन कर रहा था, लेकिन सारा का सारा, अब वहाँ पे पेप्सिन उतना, वहाँ पे सारा का सारा थोड़ी ना हो पाता है पाचन, सारी प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, जो शेष रह जाती है वो यहाँ पे ग्रहणी में आकर ट्रिप्सिन नामक एंजाइम द्वारा पचित होती है, समझे? ठीक है, तो ट्रिप्सिन जो होगा हमारा, ट्रिप्सिन वो किस में बदल लेगा? पेंटोस में। पेंटोस में जो हमारा वसा होगी, वसा लिख लेंगे, एरो लगा देंगे, लाइपेज लिख देंगे, लाइपेज, ये क्या? वसीय अम्ल में बदल देगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल लिख देंगे प्लस, ठीक है बेटा। और अगला एमाइलेप्सिन लिख देंगे, क्या किसको लिख ले? कार्बोहाइड्रेट लिख देंगे, एरो लगा देंगे, एमाइलेप्सिन इधर, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे, यहाँ पे एरो लगा देंगे, एरो के ऊपर क्या लिखेंगे? एमाइलाप्सिन लिख देंगे। अब फिर आगे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे माल्टोस, क्या लिख देंगे? माल्टोस व अन्य शर्कराएं, ठीक है, हो गया, ग्रहणी वाली बात हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में सीधा क्वेश्चन आएगा तो, और जानना भी जरूरी है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं इसको पूरा, ठीक है बेटा जी। अब हेडिंग डाल लो, क्षुद्रांत, क्या डाल लो? क्षुद्रांत, या इलियम बोलते हैं इसे, इलियम भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलो लिखो, अधिकांश पाचन ग्रहणी में हो जाता है, ग्रहणी में अधिकांश पाचन हो जाता है, लगभग सभी का, ठीक है। शेष अपचे भोजन का पाचन क्षुद्रांत में आंतरस, कौन सा रस? आंतरस में उपस्थित एंजाइम द्वारा होता है, आंतरस में उपस्थित एंजाइम द्वारा होता है। अब आप इसे फिर लिखेंगे, आप इसे सारे एंजाइम के नाम लिख लीजिए। सुक्रेज है, क्या है बेटा? सुक्रेज है, ठीक है। दूसरा क्या है? लेक्टेज है। तीसरा क्या है बेटा? माल्टेज है, क्या है? माल्टेज है। चौथा क्या है? इरेप्सिन है, क्या है? इरेप्सिन, ठीक है। इतने एंजाइम है आंतरस में। अब इस सब के आगे डैश मार के ऐसे लिख दीजिए, ऐसे करके लिख दीजिए। यह शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है, यह शर्करा सुक्रेज है, अच्छा बेटा सुक्रेज है, यहाँ पे ये होगा, यह शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है, सुक्रोज नामक शर्करा होती है ना। यह लेक्टेज क्या करेगा? यह लेक्टेज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है, किसमें? लेक्टेज, अभी पढ़े थे ना, लेक्टेज जो है, यह लेक्टोस, अभी पढ़े थे ना, क्या बन रहा था? लेक्टोस, माल्टोस सब बनता है ना, माल्टोस को सब अलग अलग करते हैं, बहुत सारी शर्कराएँ होती हैं ना, सब जितनी भी शर्कराएँ हैं सब कार्बोहाइड्रेट ही होती हैं। और जो हमारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है वो किसके रूप में होता है?
ग्लूकोज के रूप में होता है। तो ग्लूकोज में बदलना जरूरी है सभी का, ठीक है बेटा। तो यह सुक्रेज क्या करता है, यह जो सुक्रोज शर्करा होती हैं सच पूछो तो उनको बदलता है ग्लूकोज में, ठीक है। ये क्या करता है, लेक्टेज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। ये क्या करता है, माल्टेज, ये माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है, समझ गए। इरेप्सिन क्या करता है, यह शेष प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। जो शेष अपचे प्रोटीन होते हैं जो पचते नहीं हैं उन्हें किस में बदलता है, अमीनो अम्ल में बदलता है, ठीक है बेटा जी, समझ गए, अमीनो अम्ल में बदलता है, ठीक है बेटा जी। चलो ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा ये चीज़। आगे हमारा आ जाता है बेटा बड़ी आंत। क्या आ जाती है, बड़ी आंत। अब ज़्यादा नहीं, अब जल्दी हो जाएगा। बड़ी आंत, हेड डाल लीजिए आप, बड़ी आंत लिखो। लिखो बेटा, लिखो, भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है। जो कोलन, सीकम, अपेंडिक्स है, ये सब किसके, बड़ी आंत के भाग है। किसके भाग है बेटा, कोलन, सीकम, अपेंडिक्स, ये गुदाद्वार, ये सब इसी में आ जाते हैं, बड़ी आंत में, ठीक है, बड़ी आंत के भाग है, ठीक है। आगे क्या लिख लेंगे, बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण, भोजन का जल का अवशोषण होता है, भोजन का जल का अवशोषण होता है, ठीक है, हो गया, भोजन का जल का अवशोषण होता है, ठीक है, इतना समझ गए ना आप, बस हो गए। आगे हम पढ़े ही हैं अवशोषण कैसे होता है, फिर स्वांगीकरण कैसे होता है, उसके आगे हम पहले पढ़ ही चुके। तो भोजन का पाचन जो था हमारा बेटा हो गया खत्म, ठीक है, ठीक है। अब कभी कभी आ जाता है मनुष्य में पोषण को समझाइए, तो इतना सब कुछ लिखेंगे, ठीक है, और ठीक है, फिगर भी बनेगा, ये सब समझाना पड़ेगा आपको। हम आशा करते हैं समझ में आया होगा। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अच्छा लगा है तो प्लीज़, समझ में नहीं आया तो दोबारा सुन लेंगे, फिर समझ लेंगे, ठीक है। जो ग्लूकोज होता है, शर्कराएँ होती, हमने लिखा था ना वहाँ पे, जो माल्टोज शर्करा बनती थी, ठीक है, वहाँ पे अन्य शर्कराओं में लेक्टोज वगैरह भी बन जाती है, तो उनका लेक्टेज एंजाइम होता है, वो सब ग्लूकोज में ही बदलना चाहिए, क्योंकि जो भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण, वो होता है ग्लूकोज के रूप में ही होता है। तो जितनी भी शर्कराएँ हैं, कुल मिला के जो हमारे पदार्थ, जितने भी जटिल पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट वाले, वो सभी किस में बदलते हैं, वो सब के सब हमारे ग्लूकोज में ही बदलते हैं, ग्लूकोज के रूप में ही भोजन का ऑक्सीकरण होता है, वहीं पे ग्लूकोज के रूप में ही क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद रुधिर में जाता है, रुधिर में से फिर कोशिका के द्रव में पहुंचा, कोशिका द्रव में पहुंचना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। वहाँ पे फिर उसका प्रोसेस अलग है, समझ गए। वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा ग्लूकोज का, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा बनेगी, ऊर्जा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी, जो हमें बाद में उपयोग होती रहेगी। कुल मिला के हम भोजन क्यों करते हैं, ऊर्जा के लिए। भोजन क्यों करें, ऊर्जा के लिए। बाकी जितना वेस्ट मटेरियल होता है वो सब मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। आशा करते समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। फिगर आप बना लेना, इतना आप लिख लेना, ठीक है। अगली वीडियो हम मंडे को देंगे आपको, फिर कल संडे है क्योंकि मंडे को मिलेगा, फिर आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा। तो आशा कर वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, कॉपी लिख लेना तो मुझे दिखा देना, ठीक है। और ये लेसन थोड़ा लंबा है, टाइम लगेगा, ठीक है बेटा। तो बायोलॉजी के 4 लेसन हो जाएंगे, समझ लो हमारा आधे से ज़्यादा सिलेबस ख़त्म हो गया, फिर 40 नंबर की साइंस हो जाएगी, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।